हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग को जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं पसंद आती होगी। और फ्रेंड्स, वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रही हूं और एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाना की शुरू किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। और जो भी इसमें चीजें हैं उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें अलग से बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो जब भी देखें पूरा देखें और वीडियो जरूर देखें। ठीक है, पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, लेकिन पीडीएफ से क्या है कि आप बस उतना ही पढ़ पाएंगे और पढ़ने से चीजें भूल भी जाती हैं। लेकिन आप अगर वीडियो देख लेंगे तो उससे बहुत आपको लाभ होगा। वीडियो भी देखें और पीडीएफ भी देखें, दोनों चीजें करें। ठीक है। और एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आईएएस में, पीसीएस में, और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीटी, कोई भी एग्जाम हो तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और मैं इसमें जो चीजें हैं उसके अलावा भी मैं बहुत सारी बातें आपको बताती चलती हूँ, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, और शुरू करते हैं। तो आज हमारा ये है राजा किसान नगर में फर्स्ट चैप्टर मैंने डाल दिया था वीडियो अपलोड करके। और आज मैं 16 महाजनपदों प्रथम मगध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, आधुनिक बिहार, ठीक है, आधुनिक जो बिहार है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। उनका कहना है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खासतौर पर अच्छी होती थी, पानी वगैरह की भी वहां पे व्यवस्था थी, नदी है तो अच्छी होती थी। और दूसरे यह कि लोहे की खदानें, ठीक है, लोहे की खदानें, जो आधुनिक झारखंड है, ये झारखंड में जो राज्य बन गया है अब बिहार से कट के झारखंड, तो झारखंड में आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियार बनाना क्या होता था, सरल होता था। वहीं पे लोहा मिल जाता था तो ये हथियार वगैरह उपकरण वगैरह बनाना, जिससे कि जंगली क्षेत्रों में, और हाथी भी उपलब्ध थे। ठीक है, हाथी उपलब्ध थे जो कि सेना के क्या थे, हाथी उस समय एक महत्वपूर्ण अंग थे। और साथ ही गंगा नदी, कितनी सारी वहां पे गंगा नदी और इसकी उपनदियों के आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। और साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों का आवागमन भी वहां पे था, गंगा नदी बिहार में बहती है। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता के का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बनाया है। लेकिन क्या है, ये चीज ध्यान दें, जो बौद्ध है, ये सब चीज खूबियां हैं वहां की, मगध की। लेकिन जो बौद्ध लेखक हैं और जैन लेखक हैं, इन्होंने क्या बताया है कि वहां के जो शासक थे उनकी नीतियों को इसके जो है महत्व का कारण अधिक बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। तो ये कौन कौन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे, और इनके मंत्री जो क्या करते थे, उनकी जो नीतियां होती थी उसे लागू करते थे। प्रारंभ में राजगीर, ठीक है, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम था। मगध की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, ये मगध की प्रारंभ में जो राजगीर थी, या राजगीर भी कहते हैं, तो ये थी मगध की राजधानी। ये ध्यान दें, बहुत बार पूछ लेता है कि मगध की राजधानी क्या थी। और रोचक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, और इसकी क्या था, राजाओं का घर इस शब्द का अर्थ है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगढ़ एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया। पहले राजधानी क्या थी मगध की, राजगीर या राजगिरी। और फिर चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, जिसे क्या कहा जाता है पाटलिपुत्र को अब, पटना। ठीक है, तो ये जरूर जोड़ें, ये पुराना नाम था और इससे पहले जो है उसका नाम राजगिरी था। फिर अब क्या हो गया है, वर्तमान में पटना, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण जो है स्थिति अवस्थित थी। ठीक है, ये जो है किले का निर्माण है, ये देखिए किला है, तो ये इसमें किला दिखाया गया है। और इनका निर्माण क्यों किया गया, सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। ठीक है, भाषाएं और लिपियां, अशोक के अधिकांश अभिलेख क्या है, प्राकृत भाषा में है, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख जो है अरामाइक और यूनानी। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में जो है जगह है, वहां पे क्या है, अरामाइक और यूनानी भाषा में है।
प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, जो प्राकृत के अधिकांश अभिलेख हैं वो क्या है, ब्राह्मी लिपि में है, जबकि पश्चिमोत्तर के जो है अभिलेख क्या है, वो खरोष्टी लिपि में है। ठीक है। अरामयिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो ये ध्यान रखें क्या पॉइंट है ये, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनेंगे और यही पूछा जाएगा। अरामाइक और जो यूनानी लिपियां हैं उनका प्रयोग कहाँ किया गया है, अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वहां पे इनका ये जो है मिलती हैं ये लिपियां। ठीक है। और खरोष्टी और ब्राही लिपि में लिखे गए थे जो है प्राकृत के अधिकांश अभिलेख, और पश्चिमोत्तर के कुछ जो है अभिलेख है वो खरोष्टी में भी लिखे गए हैं। ठीक है। अब हम ये देखते हैं एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईस्वी पूर्व माना जाता है का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा, कलिंग युद्ध में अशोक ने जब वहां पे विजय पाई थी, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, तो उसका दिल द्रवित हो गया ये सब नरसंहार देखकर। उसने वहीं पे युद्ध करने का फिर आगे से जो है उसने त्याग कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे कभी भी, और बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद। ठीक है। और ये है बात कब की है, ये है 269 ईस्वी में, 269। ठीक है। कब है हुआ था, ये हुआ था 269 में। ठीक है। ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। ठीक है। ईस्वी पूर्व में। ठीक। मौर्य वंश के में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, जिसमें क्या है, पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं, विशेषकर मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी राजदूत, कौन था, मेगस्थनीज। तो उसका जो विवरण लिखा है, जो इंडिका, कौन सी पुस्तक लिखी है, बहुत उसकी फेमस बुक है इंडिका। ठीक है। मेगस्थनीज द्वारा जो लिखी गई है। इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं, क्योंकि काफी खराब हो गए थे इसके अंश, तो कुछ अंश जो है मिले हैं, और इसी के आधार पर यह माना जाता है हर्ष के इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसके जानकारी काफी प्राप्त होती है। और इसके कुछ अंश उपलब्ध, और एक स्रोत इसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, रचना है, उससे भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट किया था। ठीक है। जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसको मारकर, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है की थी। ठीक है। लेकिन उसमें भी कई मतभेद हैं। ब्राह्मण जो परंपरा है उसके अनुसार क्या माना जाता है, चंद्रगुप्त माता जो शूद्र थी, और उनका नाम क्या था, मुरा था, मुरा नाम की स्त्री थी, जो क्या करती थी, जो नंद वंश थे उनके निवास में रहती थी, ये माना जाता है। और बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई में लगे जो गोरखपुर स्थान है, मौर्य शासक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, और चंद्रगुप्त इसी वंश का था। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणा है, कई जो है विचार हैं इसमें। सर विलियम जोन्स ने क्या, सर्वप्रथम जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है। स्ट्रेबो जो हैं उन वो लेखक सब हैं, उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पोलीब्रोथम पाटलिपुत्रक था। ठीक है। मुद्राक्षस नाटक की रचना जो विशाखानंद ने की थी 9वीं शताब्दी में, उससे भी मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य जो है वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त करी, और उसके बाद प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की इसने क्या की, स्थापना की थी। तो ये सब इसकी
बारे में जानकारी है। और साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्तित जैन बौद्ध पौराणिक धर्मों, ग्रंथों तथा संस्कृत में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उससे बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि वो लिखे हुए मिले हैं। ठीक है। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। अपने उसने अभिलेख जो लिखवाए थे, उसने उसके माध्यम से क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। अभी तक अशोक के सबसे ज्यादा अधिक स्थल 47 से ज्यादा स्थलों पर तो खुदाई हुई है। कितने स्थलों पर खुदाई हुई है? 47। ठीक है, 47 स्थलों पर खुदाई हुई है, उससे ज्यादा करीब करीब। और उसके कितने अभिलेख मिले हैं? 150। ठीक है, अभिलेख कितने मिले हैं? 150। ठीक है, 150 अभिलेख मिल चुके हैं। लगभग सभी अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, जो अभिलेख हैं इसके ज्यादातर प्राकृत भाषा में मिले हैं और मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, 1750 ईस्वी की बात है। 1750 ईस्वी में ट्रील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। सबसे पहले किसने लगाया था? टील पैंथर। ठीक है, टील पैंथर ने इसका पता लगाया था। और मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, जैसे पहले की डली है, कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने, ठीक है, जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो देख लें जरूर प्लीज। तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने इसकी सबसे पहले सफलता पाई थी इसकी लिपियों को पढ़ने में, जिससे फिर बहुत ज्यादा जानकारी मिली। तो ये ध्यान रखें, 1750 ईस्वी में टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का पता लगाया था। ठीक है, और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने इसको अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, ये थी कुछ जानकारियां जो है मौर्य वंश के बारे में। और ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन, हम आगे चलते हैं थोड़ा। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इनका उल्लेख किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर, क्योंकि ये तक्षशिला, उज्जैनी, ये सब, ये तक्षशिला जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? तो इसमें माना गया है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, इन सब स्थानों पर एक जैसे करीब करीब संदेश जो है लिखवाए गए थे। तो इतने विशाल साम्राज्य की क्या प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, क्या कहते हैं? इससे पहले हम आगे चलने से पहले से हम ये देख लेते हैं, ये जो अशोक चक्र है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, यह है अशोक चक्र। ठीक है, जिसका हमारे जो है झंडे में भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम फिर। राजा, किसान और नगर में हम मानचित्र भी है, अशोक के अभिलेखों का विवरण, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कंदहार, ये सब हैं इसमें, टोपरा, मेरठ। ठीक है, ये जो इसके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं इन जगहों से, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कालसी, और कालसी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे इसके अभिलेख यहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
विविध और भिन्न प्रकार के थे, जहां कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, या संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा। और इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात अर्थात सोने के पहाड़, सुवर्णगिरी क्या थे, सोने के पहाड़ कहा जाता है, कर्नाटक में है ये। ठीक है, सोने की खदान के लिए क्या था, उपयोगी था। ठीक है, और जो अशोक के कई जगह नाम मिलते हैं, जैसे अशोक का मास की जो वो है लघु शिलालेख, वहां पे उसकी अशोक नाम मिलता है। गुर्जरा जो है, ठीक है, मास की, जैसे ये है देखिए मास की, ये यहाँ पे उसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, और गुर्जरा में उसका नाम मिलता है, लघु जो शिलालेख है वहां का, देवनामप्री अशोक राजा। और रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वहां पे मिलता है प्रियदर्शी राजा। अशोक मौर्य मिलता है, प्रियदर्शी राजा मिलता है बराबर की जो गुहा लेख है। और प्रियदर्शी राजा मगध बैभू सम्राट बैराट लघु शिलालेख, ये है जो है राजस्थान में मिला है। ठीक है, अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। राजा अशोक कहा गया है नेटूर का जो लघु शिलालेख है। ठीक है, राजा अशोक देनोपरी कहा गया उद्गोलम लघु शिलालेख में। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि मंत्रियों के लिए खान पान की जो व्यवस्था है और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, 6 उप समितियों का उल्लेख किया। इसमें से एक काम नौसेना का संचालन करना था। क्या था, नौसेना का संचालन करना था। दूसरी यातायात खान पान का संचालन करना था। तीसरी काम पैदल सैनिकों का था। चौथी अश्वारोही, पांचवी रथारोहियों तथा छठी काम हाथियों का संचालन करना था। ठीक है, दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल करना, सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सब काम थे। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया और उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया, क्योंकि उन्होंने धम्म का प्रचार किया। और अशोक के 14 शिलालेख हैं। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों की लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, इसलिए इनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना था। ठीक है, और थोड़ा सा हम ये भी देखते चलते हैं सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। ठीक है, और जो 14 शिलालेख मिले हैं इसके, बृहद शिलालेख कालसी, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा और सोपारा, धौली, जौगढ़, गिरनार तथा एरामुंडी नामक स्थानों पर मिले। एरामुंडी है आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, और मास्की ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, गुर्जरा जो है उसका वो मध्य प्रदेश में है। भभरू जो है वो राजस्थान में है, और अहरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सम्राट अशोक के अधिकारी।
क्या क्या कार्य करते थे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का कार्य करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों में उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुकदार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसाय का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारे, बढ़ई, लोहारों और आदि इनका भी खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। तो ये सब कार्य इनके अधिकारी करते थे। ठीक है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, जो भी पिछले उसमें मैंने मानचित्र दिखाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। ठीक है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजा, दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से जो हैं उन्हें कहा जाता है, में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। ठीक है। सरदार और सरदारी, ये देखते हैं क्या है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, यानी वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। कौन होते थे समर्थक? खानदान के ही लोग, उसके परिवार के लोग, खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। जो राजा होते हैं वो कर वसूली करते हैं, कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं और क्या करते हैं, अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण यानी उसे बांटते हैं। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। तो यह सरदार और सरदारी क्या होते थे, थोड़ा सा ये भी देखते चलते हैं। सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है। हाथी वनों के रक्षक, संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों, महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए जो है इनकी पहचान करते हुए, मलमूत्र की पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। ठीक है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल, ये जरूर याद रखें, मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कितने थे? 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, यानी ऐसा मानते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसे बताया गया है। ठीक है। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन किस प्रकार से किया था। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार और राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, यानी ईसा पूर्व से द्वितीय दूसरी शताब्दी ईस्वी तक, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा है कि सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 3 में, और एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया है। ठीक है। अब हमें ये वाला जो है टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी आज जितना पढ़ाया गया है उतना आप ध्यान से देखिए पूरी वीडियो अच्छी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।